तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे का पहला सवाल लग चुका होगा। बहुत ही ज़्यादा सरल है और भाई साहब हर साल आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अभी से टिक मान लीजिए, 2023 में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो समझाते हैं आखिरकार इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से आप यहाँ पर सुनेंगे। यहाँ पर आप क्या डालेंगे, तीसरे का पहला, और यहाँ पर आप क्या डालेंगे, हल। ठीक है, यहाँ पर आप डालेंगे हल और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका सैल्यूशन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माना कि, अब हमें दो संख्याएं दी गई हैं। देखो आपकी जो किताब है उसमें कहा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो वही को मानेंगे तभी तो ज्ञात होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और तथा दूसरी संख्या y। यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे आप, जिसको ज्ञात करना उसी को मानेंगे आप, है ना। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त आपकी है क्या, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर यानी कि एक संख्या आपकी ये है यानी पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या है, y। अब इनका क्या कह रहा है, अंतर। अंतर का मतलब कहलाता है माइनस, यानी कि घटाना, इस प्रकार से। और अंतर कितना बता दिया उसने, 26, यानी कि इन दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। तो आपकी यहाँ पे द्वितीय शर्त क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि द्वितीय शर्त है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ठीक है, यानी कि एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुनी है। देखो एक बात आप सुनना मेरी ध्यान से, जैसे 1 और 3 है। अब हम कहते हैं कि इनमें बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर ये 3 बड़ा है। अगर हम कहते हैं कि दोनों को बराबर करना है तो 3 का गुणा किस में करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें कर दीजिए, छोटे वाले में, तो बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो देखो आपकी 3 गुनी कौन होगी, x, और ये 3 गुनी पहले से है। अब हमें बराबर करना है तो 3 में इसमें गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगी ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का इसमें अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये बराबर है ही है। ठीक है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3y। इसे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि आपकी किताब ने प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही कहा है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को 2 मान लेंगे और इस समीकरण को 1 अपन ने मान ही लिया। अब देखो जो x का मान है वो हम कहाँ पे रखेंगे, इस वाले समीकरण में। जिसको प्रतिस्थापन विधि नहीं आती है वो ध्यान से देखेगा। ये x का मान है, इसमें हम रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका पहला समीकरण है, पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो आप क्या करेंगे, जो x का मान है, x का मान समीकरण 2 में, वो 1 में आप रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे, 1 में रखने पर ये आप लिख देंगे। और जिसको प्रतिस्थापन विधि नहीं आती है, 3.4 प्रतिस्थापन ही है, और हम आपको यहाँ पर भी सिखाई दे रहे हैं। जो x का मान आए हमेशा पहले वाले समीकरण में आप यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x और x का मान क्या है, 3y। या आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप पहले ये समीकरण लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 26। अब ये x की जगह हम क्या रखेंगे, 3y, ये माइनस वाई है ही है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 26। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो देख सकते हैं 3y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y, और बराबर में आपका 26 है ही है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 26, और ये इंटू में है, बटे में जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 3 6, यानी कि 13। अब y का मान आ गया 13। अब हमें x का मान और ज्ञात करना है। अगर हम समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, क्या हमारा x का मान नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। और यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि हम अलग से भी सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पर क्या है आपका
x बराबर 3y, तो x बराबर 3 और y का मान कितना आया है 13, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 13 × 39 इंटू है ना, तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। अब आप लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या। अब पहली संख्या बराबर क्या है, पहली संख्या को हमने x माना था, यानी कि पहली संख्या 39 है। और तथा लिखेंगे यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, हमने दूसरी संख्या को क्या माना था y, देख सकते हैं y का मान कितना आया है 13, तो 13 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे का दूसरा सवाल लग चुका होगा। ये भी भाई साहब आता रहता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा और हम आपको इस तरीके से समझा देंगे यार कि सर इतना सरल था सर, है ना। तो भाई साहब सिखाते हैं। लिखा हुआ है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बेहद ही सरल। देखो अब इस बार हम किताब भी नहीं उठाएंगे दोबारा, लिखा क्या है वो भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा सरल है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। हम आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं, पूरक और संपूरक में अंतर। एक पूरक कोण होता है, एक संपूरक कोण होता है। आपका जो सवाल है संपूरक कोण से पूछा हुआ है। अब हम बता दें कि पूरक कोण किसे कहते हैं, ये 2 थीटा का योग, यानी कि 2 थीटा का योग होता है 90, जिसे अपन पूरक कोण कहते हैं। और इसमें भी 2 थीटा का योग होता है, ठीक है। 2 यानी कि 2 कोणों का योग कितना होता है इसमें 180। तो हमेशा के लिए याद रखना है आपको कि पूरक में 2 कोणों का योग 90 होता है और संपूरक में 2 कोणों का योग 180 डिग्री या 180 यहाँ पर डिग्री होता है और इस पूरक में 90 डिग्री होता है। ये हमेशा याद रखना। लकीर का फकीर कभी नहीं बनना है कि भाई साहब हमसे तो संपूरक बस का हमें पता है और पूरक का अगर सवाल दे दे तो आप ना कर पाएँ। लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि पूरक और संपूरक आखिरकार क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर अब हम हल करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है। आपको यही पूछा गया है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, छोटा कोण और बड़ा कोण, ठीक है। इन्हें अपन को ज्ञात करना है तो हमें उन्हीं को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर x, ठीक है, तथा छोटा कोण बराबर y, ये आपको मान लेना है। अब आपकी प्रथम शर्त क्या थी, या हम जानते हैं, इसमें आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 2 डिग्री का यानी कि 2 कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। यानी कि एक ये कोण हो गया, ये एक कोण हो गया, क्योंकि हमने कोणों को नाम दे दिया है ना। मान लो एक ये बड़ा वाला कोण है, ये छोटा वाला कोण है। हमने बताया था कि अगर हम 2 कोणों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कितने के बराबर होता है 180 अंश के। तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। अब आपके प्रश्न ने क्या कहा था, आपके प्रश्न ने क्या कहा था वो अब हम देखेंगे। आपके प्रश्न ने कहा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे बड़ा कोण, क्या लिखा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। अब यहाँ पर हमने क्यों 18 जोड़ा, आप कह रहे होंगे सर जब बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है तो इसमें सर आप 18 ऐड करो ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, हमने क्या कहा था, बराबर करना है। ये तो भाई साहब आपका छोटा है, जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आपकी किताब में ये कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि अधिक कौन है, बड़ा कोण। और हमने क्या कहा था, अगर हमें बराबर करना है तो छोटे वाले में हमें गुणा भाग जो भी कुछ किताब ने कहा होगा वो करना होगा। अब यहाँ पे अधिक की बात हुई, अधिक का मतलब कहलाता है प्लस, तो हम बराबर करने के लिए इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी 18 है, 18 अधिक है इससे। तो हम अगर इसमें बराबर करना है तो इसमें आप क्या करेंगे, 18 का ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 18 आप इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 18 आपके यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब हमने बड़ा कोण को x माना था और आपके छोटे कोण को y माना था, और प्लस में आपका क्या है, ये 18 है ही है, ठीक है। अगर हम ये x जहीं का तहीं रहने दें, y को इस साइड ले आए क्योंकि हमें समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, और ये आपका 18 उसी साइड रहेगा। तो ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा।
बन गया। अब हम इसे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, एक्स वाई के मान आ जाएंगे और जैसे ही एक्स और वाई के मान ज्ञात होंगे तो हमें बड़ा कोण पता चल जाएगा और छोटा कोण, क्योंकि हमने एक्स और वाई पहले से ही मान लिए हैं। अगर इससे हम एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे तो आपके कोण ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, गणना। ठीक है, गणना लिखना हो ना भी लिखें चल जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 आपकी क्या है, यहाँ पे आपका पहला समीकरण है x + y बराबर 180 अंश और दूसरा समीकरण आपका क्या है, x - y बराबर 18। ये आप समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे घटाने पर, और जिसको विलोपन विधि नहीं बनता है डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, ठीक है, वो देख लेना, बन जाएगा आपसे। घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है, नीचे वाले समीकरण को देखकर चिन्ह बदला जाता है और जब चिन्ह बदल जाते हैं तो नीचे वाले समीकरण का जो चिन्ह है वो नहीं होता, फिर जो बदलने के बाद चिन्ह होते हैं वो चिन्ह मान्य होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस से हमने काट दिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे y कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का, यानी कि घट जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे अलग से आप 180 में से जब आप 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका बचेगा 6 और यहाँ पे आपका 162 हो जाएगा। तो क्या है, 162। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, बगल में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 162 था तो y बराबर क्या हो जाएगा, 162/2। इसको आप काटेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 8 16 और 2 कम 2, यानी कि y का मान कितना आया, 81 डिग्री। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो आप किसी भी समीकरण में रख देना, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। चलो इस बार दूसरे में रखते हैं। तो दूसरा समीकरण आपका क्या है वो लिख लेंगे पहले, y का मान समीकरण यहाँ पे अपन 2 में रखते हैं। इस बार 2 में रखने पर, क्योंकि सबको 1 में रखता है, इस बार हम 2 में रखेंगे। तो दूसरा क्या है, x - y बराबर 18। ठीक है, x जाएंगे तहीं रहेगा और माइनस y का मान आया है 81, तो 81 लिख देंगे यहाँ पे, है ना, बराबर 18। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो 18 ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 81। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका 81 और 18 आप यहाँ पे जोड़ देंगे, 9 और 9 99 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ऐड किया था। तो इसके बाद आपका x का मान कितना आया, 99 डिग्री। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं x और y के। तो हमने जो बड़ा कोण माना था यहाँ पे लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर, अब बड़ा कोण को हमने x माना था, देख सकते हैं, तो x का मान कितना आया है, 99 डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे तथा छोटा कोण क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, छोटा कोण को हमने y माना तो y का मान 81 आया, 81 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा सवाल लग चुका होगा। ये इतना सरल है भाई साहब, बस समझने की देरी है। हम इस तरीके से आपको समझा देंगे, आपको लगेगा सर इतना सरल था। तो लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बल्ले की कीमत ज्ञात करना है और एक गेंद की कीमत ज्ञात करना है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। बकाया वो कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, यानी कि क्रिकेट होता है और क्रिकेट टीम होती है, उसमें एक कोच होगा, उसने अपनी टीम के लिए बल्ले गेंद खरीदे हैं, इतने रुपए के आए हैं। बकाया आपसे यही पूछा गया है कि आप एक बल्ले की कीमत बताइए और एक गेंद की कीमत बताइए। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे बल्ले और गेंद की कीमत निकालना है। जो ज्ञात करना होता है उसी को अपन मानते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर आप मिलाते भी जाइएगा जब हम लगाते हैं, क्योंकि ऊपर सवाल आपका लग जाता है। तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, हल। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत ₹X है। ठीक है, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा एक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा, ₹Y। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। देखो इस तरीके से अगर आप सवाल लगाएंगे भाई साहब तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप सोचें कि हम तुरंत ऐसे लपेट दें तो चेक यार बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, बोले यार हम
चेक कर रहे हैं, आपको लिखने में तकलीफ है, क्योंकि हजारों लाखों कॉपी चेक करता है ना, तो उसको साफ सुथरा चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। तो यहाँ पर आप प्रथम शर्त में क्या कहा गया है, देखो एक बार देख लेते हैं। उसने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी हैं। 7 बल्ले और 6 गेंदें, ठीक है, यानी कि 7 बल्ले और यानी कि प्लस 6 गेंदें, 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी हैं, 3800 रुपये में मिलाकर खरीदी हैं भाई साहब। तो 7 गेंदें हो गई, बल्ले को हमने x माना था, प्लस आपका है ही है, और 6 है ही है, गेंद को हमने y माना था, ये आपका 3800 है ही है। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। कितना सरल है समीकरण बनाना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्त से। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, द्वितीय शर्त से। यहाँ पर आप लिखेंगे द्वितीय शर्त से। यहाँ पर हमने लिख दिया द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त आपकी यहाँ पर क्या कह रही है, अगर आप, वो कह रहा है उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, यानी कि 3 बल्ले और 5 गेंदें, ठीक है, कितने रुपए में खरीदी, 1750 रुपए में उसने खरीदी। तो 3 बल्ले को x माना है, प्लस है ही है, और 5 गेंद को y माना है, और ये है 1750। ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। और पिछली बार हमने क्या किया था, जो संपूरक कोण थे उसे हमने विलोपन विधि से हल कर दिया था, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, आप प्रतिस्थापन से हल करना, क्योंकि जल्दी जल्दी में हमने ध्यान नहीं दिया था। और हम बता दें, वो भाई साहब पेपर में ये नहीं कहता कि आप इसे प्रतिस्थापन से हल कीजिए या इसे आप विलोपन से हल कीजिए, वो सीधे कहता कि आप इसका सरल कीजिए। तो आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं। अगर वो पर्सनली आपसे पूछे कि इस विधि से सॉल्व कीजिए, तब आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे प्रतिस्थापन से आपको हल करके बताते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो पहला समीकरण है वो ये है 7x + 6y = 3800, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 5y = 1750। ये आपको लिख लेना है। अब आप फिर सॉल्व करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रतिस्थापन विधि बताते हैं। अब हमें देखो, 2 में से आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 लिया, आप 2 भी ले सकते थे। जैसे हमें 1 लेना तो हमने 1 ले लिया। अब एक समीकरण लेंगे, उससे हमें x का मान निकालना है, जो भी निकलेगा फिर हम दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। कैसे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला समीकरण आपका क्या है, 7x + 6y = क्या दिया गया है, 3800। इसके बाद हम x का मान निकालेंगे, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 3800, और ये 6 और 60 आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 7x, x का मान निकालेंगे, क्योंकि 7 बटे में जाएगा इसलिए हमने मिटा दिया है। तो 3800 - 6y, और इंटू की चीज़ है तो बटे में जाएगी, ठीक है। तो ये आपका x का मान निकल आया। अभी वैसा x का मान नहीं निकला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो नहीं निकला है। यहाँ पे x का मान वो वाला है, कौन सा वाला है, जो आपको y का मान दिलवाएगा। कैसे वो आगे आपको पता चलेगा। इसको आप समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब जो यहाँ पे x का मान आया है वो समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो जिससे हमें क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा। देखो कैसे वो आपको अभी पता चलेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि समीकरण 1 से आपने x का मान निकाला, फिर से आप समीकरण 1 में रख दो। जिससे x का मान आप निकालोगे उसमें कभी भी नहीं रखना है, दूसरे वाले में रखना है। अगर आप दूसरे वाले समीकरण से x का मान निकालते ना, तो आप पहले वाले समीकरण में रखते। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जिससे निकालो उसी में नहीं रखना है, दूसरे में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इस वाले समीकरण में। तो क्या है, 3x और प्लस 5y = 1750, ठीक है। तो ये हो गया। 3x का मान कितना है, ये है पूरा, क्या है, 3800, माइनस क्या दिया गया है, 6y, और बटे में आपका 7 है, ये प्लस 5y है ही है, और बराबर 1750, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का पहले अंदर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, 0 0, 8 × 16 8 × 24 हो जाएगा, हासिल 2 आएगा, 3 × 9 9 2 11, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे ये वाला, फिर 3 का गुणा 6y में कर देंगे, 6 का 6 12, 6 3 18y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18y, और बटे में आपका ये 7 है ही है। अब ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 3 हट गया। इसके बाद क्या है, प्लस 5y, और बराबर में आपका 1750 था। यहाँ पर आप बटे में 1 लगाएंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे, जो आएगा फिर तिर्यक गुणा कर देंगे, क्योंकि आपसे कैलकुलेशन बनना चाहिए, तभी आप मैथ को समझ पाएंगे। जहाँ पर भी समझ में ना आए कमेंट करा करो,
ठीक है, तो हम आपका वहाँ पे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 7 आएगा। 7 से 7 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 11/400 माइनस 18y। ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब 7 का 1 में भाग लगाएंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 का गुणा 5 में होगा तो 7 पना 35y यहाँ पे हो जाएगा। बराबर में 1750 आपका है ये। इसके बटे में 1 लगाएंगे, फिर तिर्यक यहाँ पे आप गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पर हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का पहले इसमें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली बात अपन 1 का गुणा पूरे में करेंगे तो पहले तो सेम आएगा, क्या है 11, फिर है आपका 400, फिर माइनस 18y, ठीक है, प्लस 35y। और बराबर में आपका क्या है, यहाँ पे हम बराबर लगाए दे रहे हैं। 7 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 0, फिर 7 का 5 में होगा, 7 पना 35, यहाँ से लाएगा 3, फिर आएगा 7 7 49, और 49 3 होते हैं आपके 52, यहाँ से लाएगा 5, और 7 कम 7 7, और 7 5 कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12। ठीक है, तो ये आपका आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 18 में से 35 y जाएगा, यहाँ पे y है ना, तो कितना बचेगा देख सकते हैं। यहाँ पे 35 में से आप कितना घटाएंगे, 18 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि 17y आपका बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 11/400 प्लस कितना बचा था 17y, क्योंकि प्लस का आया, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, और बराबर में आपका क्या है 1250। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 17y का मान निकालेंगे तो 12,250, ये उस साइड जाएगा माइनस का हो जाए तो क्या बचेगा 11,400। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो गया, 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। जब आप इसमें घटाएंगे तो आपका पता क्या आएगा, 850 आएगा। घटा लेना, क्योंकि घटाएंगे यार टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो क्या आएगा y बराबर 850, बटे में ये आपका 17 चले जाएगा तो क्या बचेगा 17 पना 85, और 0 रहेगा आपका, तो y का मान क्या आएगा 50। अब हमें x का मान और ज्ञात करना है, तो y का मान हम कहाँ रखेंगे, अब समीकरण 3 में, और समीकरण 3 आपका ये है, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बनना नहीं है, यहाँ पर हम सिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, y का मान आपको यहाँ पे लिखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6, y का मान कितना आया है 50। ठीक है, और बटे में आपका 7 है ही है, कितना है 7, तो x का बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप 3800 माइनस, अब इसमें 6 का आप 50 में गुणा करेंगे तो 0, 6 पंचे 30, और बटे में आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब x बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं 3800 में से 300 आप घटा दीजिए, तो यहाँ पर हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा आपका 5, यहाँ पे 3500 बचेगा आपका, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3500, बटे में आपका 7 है। जब आप x का मान निकालेंगे तो 7 पना 35, और डबल 0 आपकी ये आ जाएंगे, यानी x का मान 500। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका जो पूरा आंसर हो चुका है, यहाँ पे लिखेंगे आप अतः, क्या लिखेंगे, अतः एक बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी, एक बल्ले की कीमत, अपन ने x माना है ना, x का मान 500, यानी एक बल्ले की कीमत 500 हो जाएगी। और इसी प्रकार लिखेंगे तथा एक गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, y माना है ना हमने, तो y का मान कितना आया 50, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 50, यहाँ पे रुपए आप आगे लगा सकते हैं। ये आंसर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथा सवाल लग चुका होगा, और भाई साहब आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये हर साल आता है और आप लोग इसे इतना ज्यादा कठिन मानते हैं पहाड़ की तरह, लेकिन आप इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, बेहद ही सरल है यार, हलवा बना देंगे, बस ध्यान से देखिएगा जरूर। तो यहाँ पर आपको ऊपर सवाल लग गया होगा, ऊपर मिलाते जाइए, यहाँ पर हम पढ़ के आपको समझाते जाते हैं। लिखा हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपए 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है।
एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब भाई साहब बिल्कुल भी नहीं झपा है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको समझाता हूँ आखिरकार इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, करना कैसे है, और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा कठिन क्यों बन जाता है। देखो ये कठिन इसलिए बन जाता है क्योंकि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर यानी कि जो अतिरिक्त दूरी है वो आप समझ नहीं पाते, लेकिन आप आज समझ जाएंगे। जैसे एक आपका एक रास्ता है, क्या है, ये एक रास्ता है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, क्या है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक टैक्सी खड़ी हुई है, ठीक है। ये आपका बस स्टैंड है मान लो। अब आपको कहीं भी जाना है तो जैसे ही, उस सवाल में कहा गया है जैसे ही आप टैक्सी में बैठते हैं आपसे नियत भाड़ा ले लिया जाएगा। जैसे अब उसने ये तो बताया नहीं है कितना रुपए ले लिया जाएगा, मान लो 100 रुपए ले लिया जाएगा। अब मान लो आपको कहाँ पे जाना है, अंधेरी नगर जाना है भाई साहब, ठीक है। अंधेरी नगर जैसे ही आप कहेंगे, जैसे ही बैठेंगे वो आपसे 100 रुपए तो ले ही लेगा, चाहे आप जाओ ना जाओ, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि जब आप अंधेरी नगर जाएंगे तो उसका भाई साहब अलग से किराया लगेगा, यानी कि अंधेरी नगर मान लो 15 किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर का अलग से आपको रुपए लगेगा। ये है भाई साहब नियत भाड़ा, ये प्रति किलोमीटर चली गई दूरी का भाड़ा। इस सवाल में आपसे सबसे पहले यही पूछा गया है कि आपका जो नियत भाड़ा है वो मतलब कि जो नियत भाड़ा है वो कितने रुपए ले रहा है ये टैक्सी वाला, और चली जो मतलब कि अतिरिक्त चली गई दूरी 1 किलोमीटर की वो कितने रुपए ले रहा है, पहले हम ये बताएंगे। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है, जैसे मान लो अंधेरी नगर 25 किलोमीटर है, तो उसको आखिरकार कितने रुपए देना होगा। तो हमें पहले नियत भाड़ा निकालना होगा और अतिरिक्त चली गई दूरी यानी कि 1 किलोमीटर की अतिरिक्त कई चूरी मतलब की दूरी निकाल लेंगे अपन। जैसे मान लो यहाँ पे 15 किलोमीटर है, अगर हम 1 किलोमीटर की दूरी निकाल लेंगे तो हमें आराम से हम 55 यहाँ पे दिया गया 25 किलोमीटर वाला एक व्यक्ति है उसको यहाँ पे जाना है, तो आराम से हम पता कर लेंगे जब हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर की जो दूरी का भाड़ा लगता है अगर हम पता कर लेंगे तो बिल्कुल सिंपल है ना। तो यहाँ पर अब हम आपको सिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसी को अपन को मान लेना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल। तो हल में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले माना की, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना की टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा। अब आपका नियत भाड़ा आप क्या मानेंगे, रुपए एक्स, पता तो है नहीं तो मानना पड़ेगा एक्स। अब यहाँ पे आप क्या मानेंगे, तथा टैक्सी का, टैक्सी से, या आप लिख सकते हैं टैक्सी से चली गई अतिरिक्त दूरी, अतिरिक्त दूरी, या आप लिख सकते हैं प्रति किलोमीटर दूरी, प्रति किलोमीटर की दूरी क्या मानी है, रुपए वाई, ठीक है। ये आपको मान लेना है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त आपसे पता क्या कहा गया है, अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपसे कितने रुपए लिए जाएंगे भाई साहब, देख लेते हैं, 105 रुपए। यानी कि वो आपसे ये कह रहा है अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपसे 155 रुपए लिए जाएंगे। भाई साहब जैसे ही आप टैक्सी में बैठेंगे तो आपसे एक नियत भाड़ा लिया जाएगा 100 रुपए, यानी कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, नियत भाड़ा, क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा। जैसे ही टैक्सी में बैठेंगे आप, जैसे ही आप टैक्सी में बैठेंगे आपसे नियत भाड़ा ले लिया जाएगा। फिर आपसे क्या करा जाएगा, देखो फिर आपका प्लस में क्या रहेगा, नियत भाड़ा के साथ साथ फिर आपको अतिरिक्त जो आपको चलेगा उसका भी रुपए लेगा। अतिरिक्त आपको कितना चलना पड़ रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे अतिरिक्त, अतिरिक्त वो आपसे कितना चला रहा, 10 किलोमीटर आपको अतिरिक्त जाना है, तो यानी कि आप यहाँ पे 10 कर देंगे, है ना, कितना कर देंगे, 10। यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर जाना है, कितने रुपए ले रहा है आपसे, 105 रुपए आपसे ले रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं नियत भाड़ा को हमने एक्स माना, प्लस लगा लेंगे, और अतिरिक्त दूरी वाई है, और यहाँ पर देख सकते हैं 10 आपका है ये, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर आपको जाना था, 105 आपका ये है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको हम हटा देंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, मतलब कि समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 10 वाई आप आगे लगा दीजिए तो आपका समीकरण यहाँ पे बन जाएगा। ये आपका पहला समीकरण बन गया, ठीक है। अब हम आएंगे दूसरा समीकरण। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द्वितीय समीकरण से, मतलब कि द्वितीय शर्त से। अब
अब आपको मतलब कि दूसरा समीकरण बनाना है, तो वो कह रहा है आपसे दूसरी बार, अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 रुपए लगेंगे। यानी कि सबसे पहले आप जैसे ही टैक्सी में बैठेंगे तो नियत भाड़ा आपसे लगेगा, और प्लस में आपको क्या कह रहा है कि अतिरिक्त अगर जितना भी आप अतिरिक्त चलेंगे, ठीक है, तो कितना अतिरिक्त चल रहा है भाई साहब, 15 किलोमीटर चल रहा है, और रुपए कितना ले रहा है आपसे इस बार 155 ले रहा है। तो नियत भाड़ा हमने x माना है, प्लस आपका है ये अतिरिक्त हमने y माना है, और 15 किलोमीटर जाना है, बराबर में क्या है 155। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y हो जाएगा, तो 155 ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो आप बताइए, आप इन दो समीकरणों को हल कर कर x और y के मान नहीं ज्ञात कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे तो आपका नियत भाड़ा निकल आएगा, और प्रति किलोमीटर जो पैसा लग रहा है वो भी निकल आएगा। तो अपन x और y के मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो आपका समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, ये आपका पहला समीकरण। दूसरा क्या है, x प्लस 10y बराबर 155। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। कहा क्योंकि प्रतिस्थापन से, लेकिन करेंगे विलोपन विधि से, इसलिए क्योंकि भाई साहब उससे बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा, और आपसे ये नहीं कहेगा कि इससे सॉल्व करो, सीधे सवाल देगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उतार देंगे ये दोनों समीकरण। क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, ठीक है, और दूसरा है x प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ पर देख सकते हैं x वाला पद कट जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे घटाने पर। तो देखो ये मतलब ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 10 में से 15 जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना भाई साहब, तो माइनस का 5y आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 100 मतलब कि 155 में से आप 105 घटा दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस घटता है। यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यानी कि 50 बचेगा आपका। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 50। लेकिन आएगा का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5y बराबर 50 हो जाएगा, और y बराबर 50/5, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 5 धाम 50। तो आपका y का मान आ गया 10। अब हमें x का मान और ज्ञात करना है, तो x का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जैसे हम 1 में रख दे रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर अपन रख देते हैं। तो क्या है एक समीकरण, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10, y का मान कितना आया है 10 बराबर 105। तो x प्लस 100 हो जाएंगे यहाँ पे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 105 है ही है। तो यहाँ पर अगर अपन x का मान निकालेंगे तो 105 है ही उस साइड, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। x का मान क्या आएगा, 5 रुपए आएगा ना निकल के। तो अब हमें पता चल गया, आपसे सबसे पहले प्रश्न यही पूछा गया था कि आपका नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त चली गई दूरी, यानी कि प्रति किलोमीटर की चली गई दूरी कितनी है, मतलब कितनी रुपए आपसे लिया जा रहा है। तो प्रति किलोमीटर चली गई आपसे जो पैसा लेगा वो 5 रुपए लेगा, और नियत भाड़ा आपसे 10 रुपए ले रहा है। ये आपको पहला आपका उत्तर मिल गया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा, क्या लिख सकते हैं, नियत भाड़ा क्या है आपका x बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर कितना आया है 10, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आया है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा तो कितना आया है आपका, यहाँ पे नियत भाड़ा आपका आया है 5 रुपए, सॉरी है ना, x अपन ने क्योंकि 5 आया है, तो प्रति किलोमीटर अपन ने y माना, y का मान आपका 10 आया है। ठीक है, आप समझ गए, यानी कि आपसे नियत भाड़ा 5 रुपए लिया जा रहा है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपए लिया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उससे कितने रुपए का भाड़ा लिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करना, एक व्यक्ति है तो यहाँ पर आप एक व्यक्ति लिख लो। अब एक व्यक्ति है, उसको 25 किलोमीटर यहाँ पे जाना है, कितना जाना है, 25 किलोमीटर जाना है। तो देखो व्यक्ति को सबसे पहले एक नियत भाड़ा लगेगा, ये सबसे पहले शर्त थी। दूसरा क्या है, प्रति किलोमीटर का उसका किराया देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, प्रति किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा। और कितने किलोमीटर वो चल रहा है, 25 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है ना। तो अपन का x जो है यहाँ पर अपन क्या सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने प्रति किलोमीटर को y माना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x अपना मान कितना आया, यानी कि नियत भाड़ा कितना लग रहा है 5 रुपए, प्लस y अपना कितना आया है, यानी कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना लग रहा है 10,
और 25 का अपन यहाँ पे है ये, क्योंकि 25 किलोमीटर जा रहा है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे लिखा था। तो क्या आएगा 5 प्लस यहाँ पे 10 का जब आप 25 में करेंगे तो 250 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 255 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि अगर वो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो वो 255 रुपए उसको देना होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो उसका भाड़ा रुपए 100 वो 255 यहाँ पे हो जाएंगे। ये आपका आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छी तरह से ले लीजिए। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5वां सवाल लग चुका होगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये हर साल तो भाई साहब आता ही आता है, क्योंकि यार इस प्रश्नावली की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साल छोड़कर हर साल आते हैं इस प्रश्नावली से। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस तरीके से सिखा रहे हैं कि आपको एक एक वर्ड का मतलब बता रहे हैं, चाहे समय लग जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो ऊपर लग गया होगा, नीचे पढ़ के आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बेहद ही ज़्यादा सरल है, बस ध्यान से आपको सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। अब भिन्न हमें पता नहीं है कौन कौन सी ज्ञात करना है, तो हम पहली और दूसरी भिन्न मान लेते हैं, या डायरेक्ट हम क्या करते हैं यहाँ पर हल लिखते हैं और डायरेक्ट मानते हैं माना भिन्न, माना कि भिन्न x/y है। ये आपको मान लेना है, क्योंकि आपको पता है कि अंश ऊपर होता है और नीचे हर होता है, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे कोई पूछेगा अंश क्या है और हर क्या है, तो अंश बताएंगे x और y क्या बताएंगे? हर। ये आपका किसके फॉर्म में होती है? इसे अपन भिन्न कहते हैं। अगर बटे के फॉर्म में लिख दें तो अपन इसे भिन्न कहते हैं, इसलिए लिख दिया माना कि x/y, मतलब कि माना कि भिन्न x/y है। अब हम क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से। बेहद ही ज़्यादा सरल है, बस ध्यान से देखना है। प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त आपकी है क्या? वो कह रहा है, देखो ये पहले आप भिन्न लिख लीजिए। अब देखो आपसे वो कह रहा है अगर हम अंश और हर में कितना जोड़ दें? पहले 2 जोड़ दें। देखो ये आपका अंश है और ये आपका हर है, ये हमने जोड़ दिया। तो अगर वो कह रहा है अगर हम अंश और हर में, यहाँ पे 2 है सॉरी, अगर हम अंश और एवं हर में 2 जोड़ दें तो वह भिन्न कैसी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है? 9/11 हो जाती है। अब बताओ इसे हम सॉल्व करके समीकरण नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो 11 का इसमें मल्टीप्लाई, 9 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 11 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11x हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा। 9 का y में होगा तो 9y हो जाएगा, प्लस है ही है आपका। देखो y को अपन अच्छी तरीके से बनाते हैं, तो 2 का 9 में होगा तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। इसके बाद 11x है ही है, y को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगा दो। 18 आपका उस साइड है ये, y से उस साइड ले जाओ, कितना? 22 आप उस साइड ले जाओ, तो घटा देंगे तो 11x माइनस 9y बराबर क्या आ जाएगा? 4। माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे? द्वितीय समीकरण, मतलब कि द्वितीय शर्त से। यार क्या है, मौ से जो होता है ना वो कुछ भी निकल जाता है, जैसे बार बार बोलते रहो समीकरण तो भाई साहब समीकरण ही निकल जाता है। तो यहाँ पर द्वितीय शर्त आपकी क्या है? वो कह रहा है अगर आप अंश एवं हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाती है। कैसी? यहाँ पर लिखा हुआ है 5/6 हो जाती है, तो अपन वही करेंगे। अब आपका ये हो गया अंश और ये हो गया हर। अंश में कह रहा भाई साहब 3 जोड़ दो और हर में 3 जोड़ दो, तो वह भिन्न कैसी हो जाती है? वह भिन्न पूरी कैसी हो जाती है? 5/6 के फॉर्म में हो जाती है। तो ये अपन ने लिख दिया। उसने कहा है भाई साहब 5/6, किताब में देख लूँ यही लिखा हुआ है। अब इसे हम क्या सॉल्व नहीं कर सकते हैं? 6 का इसमें गुणा कर दो, 5 का इसमें कर दो, तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लगा दो 6 का, यानी 5 का इसमें करेंगे। अब अपन ने पहले इसका इसमें कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। साथ बार गलत हो गया भाई साहब, सॉरी। पहले अपन क्या करेंगे? 6 का इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 6 3 18 हो जाएगा, बराबर 5 का इसमें करेंगे तो 5y और प्लस 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15 से। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। 6x y को इस साइड ले आएंगे तो 5y माइनस का हो जाएगा, बराबर है ये 15 उस साइड है ये बराबर कि 18 को ले जाएंगे उस साइड तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6x माइनस 5y,
ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, 15 में से 15 जाएगा, 7 बार कितना बचेगा, 15 की 18, 18 है भाई साहब, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, समीकरण दोनों को सॉल्व कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से, है ना, बिल्कुल सरल है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण, यहाँ पे अपन ने लिख लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब पहला समीकरण क्या है आपका, 11x माइनस 9y, क्या लिखा हुआ है, 11x माइनस 9y बराबर -4। और दूसरा समीकरण क्या है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है 6x माइनस 5y बराबर -3। ये आपका दूसरा समीकरण है। प्रतिस्थापन से हल कर लेते हैं, किसी भी एक से अपन x का मान निकालते हैं। चलो इस बार इससे निकालते हैं, दूसरे वाले से। तो 6x माइनस 5y बराबर -3 है, ठीक है। हम x का मान निकालेंगे तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, -3, और ये उससे हट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5y। तो यहाँ पर अगर हम सिंगल x का मान निकालेंगे तो -3 और प्लस 5y और बटे में यहाँ पे 6 और आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको दे देंगे समीकरण 3 नाम। अगर हम x का मान समीकरण अब हम 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने 2 से x का मान निकाला है ना, तो अब हम 1 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 में रख देते हैं। तो अब हमें 1 में रखना है, कैसे रखेंगे, देख सकते हैं 11 x की जगह ये है x, तो x का मान ये है, कितना है, -3 दिया गया है, प्लस 5y है, बटे में आपका 6 है, फिर क्या है माइनस, फिर है 9y, फिर है आपका -4, है कि नहीं। अब हम 11 का क्या करेंगे, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा, 11 × 33, प्लस है, ये प्लस लगा लूँ, 11 × 25 = 55 हो जाएंगे, 55y हो जाएगा, बटे में आपका 6 है ये। अब -9y हो गया और बटे में आप 1 लगा लेंगे, है ना। क्यों लगा लेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं, बराबर -4। अब इसका हम लघुत्तम ले सकते हैं करके, तो लघुत्तम आपका क्या आएगा, 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 6 से 6 कटे आएगा, टोटल वही बच जाएगा, -33 बच जाएगा, प्लस 55y बच जाएगा, ठीक है। और फिर आपका क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे यहाँ पर अपन, ठीक है। अब 6 का भाग 1 में लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो 6 का गुणा 9 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 6×9 = 54 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 54y हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, बराबर -4। अब इसमें एक बटा लगा के इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो पहले 1 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -33 और फिर क्या है, प्लस 55y, ठीक है। फिर क्या है, -54y, क्या है, 54y, ठीक है। ये आपका इसमें हमने 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे 6 का 4 में होगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में 6 चौको 24 आएगा, किसका, माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 55 और 54 में से घट जाएंगे, क्योंकि y वाला पोर्शन है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं -33 और ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1y बचेगा, किसका, प्लस का। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, y बस लिख देंगे, बराबर में क्या है, -24 है, लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो y बराबर -24 है, ये उससे हट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे 33। अब ये अपना घट जाएगा, तो घट जाएगा, कितना बचेगा, जब आप 33 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा, तो 1 2 3 4 आपका यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपका 9 बचेगा। तो आपका y का मान आ चुका है, ये आपका 9। अब हमें x का मान और ज्ञात करना है, तो y का मान हम अब क्या रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6। अब रखते हैं तो x बराबर -3 प्लस 5, y का मान कितना आया है, 9, और बटे में आपका 6 है ही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 प्लस और 9 पना 45 हो जाएगा, बटे में आपका 6 है ही है, ये है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 45 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 42, तो बटे में आपका 6 है ये, तो 6 7 42, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं वह भिन्न आपकी क्या बनी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहीं पे हम बताए दे रहे हैं, अतः वह भिन्न x/y थी, और x/y क्या है आपका, x का मान कितना आया है, 7,
और y का मान कितना आया है 9। ये आपका आंसर हो जाएगा 7/9। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।